हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग क्रैकर्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी अकाउंट्स की बुक टीएस गरेवाल, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस वीडियो में आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसको लर्न करके आप अपना एग्जाम इजीली दे सकते हो। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं प्लस एग्जाम्पल्स के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है अकाउंट्स क्या होता है। मीनिंग, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं, मतलब उसमें कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है। थर्ड, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, हम उससे रिलेटेड जर्नल बनाते हैं। नेक्स्ट, क्लासीफाइंग और समराइजिंग। क्लासीफाइंग और समराइजिंग का मतलब होता है हम उसको डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस, P&L और ट्रेडिंग बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं। उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स निकालते हैं। फिर उससे जो भी हमारा कंक्लूजन निकला हम उसको हमारे यूज़र्स तक पहुंचाते हैं। यूज़र्स आगे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। अब यूज़र्स कौन होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि हमारा जो अकाउंट्स होता है वो हमें बताता है कि हमने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, फाइनेंशियल पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है। एट प्रेजेंट जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। यहाँ पर हमें बताता है कि कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है। उसके बाद हमारे वैल्यू और नेचर क्या है, एसेट की, लायबिलिटी की और ओनर्स इक्विटी की। एसेट्स होते हैं वो चीज़ें जो हमारे बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब। लायबिलिटी होता है हमारी कर्जदारी। बेसिकली हम किसको पेमेंट करने के लिए लायबल हैं वो सारी हमारी लायबिलिटीज आ जाती हैं, जिसको पेमेंट हमने करनी होती है, बिजनेस ने करनी होती है। उसके बाद ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है वो एसेट या वो पैसा जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वो सारी हमारी कैपिटल होती है। आगे आता है इसकी डेफिनेशन में भी हमने सेम चीज़ मीनिंग वाली ही लिखनी है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हम उससे पर्टिकुलर डिसीजंस लेते हैं, क्या हमने आगे फर्दर इन्वेस्ट करना है, टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या बन रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट यूजर्स पे डिपेंड करता है कि उन्होंने इससे क्या फाइनेंशियल डिसीजन निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग हेल्प करता है सबसे पहले हमारे बिजनेस में से हर एक ट्रांजैक्शन को ढूंढने में। अब बिजनेस है तो कॉमन सी बात है कि उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब हर एक वो ट्रांजैक्शन होगी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। हमने अकाउंट्स में हमेशा क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स अब हमारे पास कौन से हो सकते हैं, वो पर्सन कितना लॉयल है, कितना ऑनेस्ट है, कितना फेयरली काम कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें लेना देना होता है सिर्फ पैसों से। जैसे इसके अंदर कितने हमने गुड्स खरीदे, कितने प्रोडक्ट्स बेचे, क्या सैलरी दी, कितने पैसे रिसीव हुए, सब कुछ इसके अंदर आएगा। अब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी है कि एक शॉप में बाय करा है फर्नीचर 10,000 का। अब इसको हमने आइडेंटिफाई करा है कि यस हमने फर्नीचर परचेज करा था जो कि 10,000 का था। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। उसके बाद जो भी हमने ट्रांजैक्शन ढूंढी हमने उसमें देखना है कि कितना पैसा आया या गया, मतलब मनी कितनी इन्वॉल्व है उसके अंदर। अब वो मनी रुपीज़ में भी हो सकती है, डॉलर्स में भी हो सकती है, मतलब बाकी किसी करेंसी में भी हो सकती है। इट डजेंट मैटर, बस पैसे होने चाहिए। जैसे गुड्स हमने 5,000 के परचेज करे, अब यहाँ पर हमने मेजर क्या करा है 5,000 रुपीज़। थर्ड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है अब हमने उसको सिस्टमैटिक वे में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, ताकि हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड बना रहे कि येस ये ट्रांजैक्शन हमारी हुई थी। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है उसको हमने कैश बुक या जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक क्या होता है, जर्नल क्या होता है, ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे आता है क्लासिफाइंग। जो भी हमने रिकॉर्ड करा उस
ट्रांजैक्शन को अब हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। जैसे जितनी भी कैश आया, जितना कैश गया, वो सारा कैश अकाउंट में चला जाएगा। कितना बैंक में ट्रांजैक्शन हुई, कितना पैसा बैंक से निकाला गया, वो सारा बैंक में रिकॉर्ड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट में हमने कितना खर्चा करा, वो एडवर्टीजमेंट अकाउंट में हो जाएगा। अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है उसका अलग सेपरेट अकाउंट बन जाएगा। तो बेसिकली हर एक चीज़ का हमने यहाँ पे सेपरेट अकाउंट बनाना है। इसका मतलब होता है हमने उसको क्लासीफाई करा है। सेम चीज़ एग्जाम्पल में भी लिखी हुई है। फिफ्थ पॉइंट आता है समराइजिंग। इस स्टेप के अंदर जो भी डाटा हमने क्लासीफाई करा है उसकी हमने प्रॉपर समरी बनानी है, मतलब रिपोर्ट्स बनानी है जो कि आगे जाके काम आएंगी। जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब कुछ हमने प्रिपेयर करना है। इससे हमें पता लगेगा कि हमारी टोटल सेल्स, टोटल एक्सपेंसेस, या सब कुछ टोटल में कितना हुआ है, जो हमें फर्दर हेल्प करेगा प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या है, जो भी हमने समरी बनाई उसको हमने अब प्रॉपरली एनालाइज करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट की हेल्प से पता चलती है। अगर बैलेंस शीट हमारी दो चीज़ों से बनती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर हमारी एसेट साइड ज़्यादा है, एसेट साइड पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारी लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे सिर पे कर्जदारी ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, नेगेटिव है। फर्दर ये हेल्प करता है मैनेजमेंट्स को आगे डिसीजन लेने में। लास्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आता है कम्युनिकेशन। जो भी अब हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी उसको हमने हमारे यूजफुल यूज़र्स तक पहुंचाना है ताकि वो फर्दर डिसीजंस ले सके हमारी फर्म से रिलेटेड। जैसे मैनेजर्स को ज़रूरत है आगे प्लानिंग करने में, ओनर को ज़रूरत है ये पता करने में कि आगे हमें को और पैसा लगाना चाहिए, बिजनेस को वाइंड अप मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हेल्प करती है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हर एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ये होता है कि हमने प्रॉपर और परमानेंट रिकॉर्ड्स रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि एक पर्सन है उसके लिए पॉसिबल नहीं है इतनी ट्रांजैक्शंस को याद रखना एट द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है, हर एक दिन में बिजनेस में अगर मैं देखूं तो कितनी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को 365 डेज के लिए याद रखना। इसलिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं और ये रिकॉर्ड्स हमें आगे हेल्प करते हैं हमारी जो प्रीवियस मिस्टेक्स थी उसको सुधारने में, और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे भी ये आगे हमें यूज़फुल होते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने सेल्स का रिकॉर्ड रख लिया, हमने परचेजेस का रिकॉर्ड रख लिया, हर चीज़ का सेपरेट रिकॉर्ड हमने रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग हेल्प करता है पता करने में कि क्या बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा है या वो लॉस इनकर कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज़्यादा है इसका मतलब हमारी फर्म जो है वो लॉस में चल रही है। थर्ड पॉइंट आता है डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है कि फर्म किस पोजीशन में है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अगर हमारी एसेट साइड ज़्यादा है इसका मतलब हमारी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमारी लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी फर्म जो है वो नेगेटिव फाइनेंशियल पोजीशन में चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है मैनेजर्स को फर्दर डिसीजंस लेने में। उन्हें पहले पता चल जाता है कि हमारी फर्म किस पोजीशन में चल रही है, क्या चल रहा है फर्म के अंदर। अब अगर आगे बेसिस पे मुझे प्लानिंग करनी है तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही मैं फर्दर प्लानिंग करूँगी। जैसे अगर मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो वो प्रोडक्शन के लिए देखेंगे कि पहले खर्चा ज़्यादा कहाँ हो रहा है, उस खर्चे को कम कर मिनिमाइज कर प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा कर देंगे, तो जिससे हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग यूजर्स हैं, उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह से हेल्पफुल होती है। जैसे ओनर है, उसने हेल्प देखना है कि आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जो आपके बिजनेस चलते बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन रखते हो, आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तभी वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग पर्पस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज होती है। 6 पॉइंट आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है हमारे एसेट्स का, कि कितने एसेट्स एक बिजनेस कंपनी ओन कर रही है। अगर उसमें से एक मान लो कोई एसेट कोई एम्प्लॉय या कोई भी बंदा चुरा लेता है तो उसका हमें इजीली पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो एसेट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का हमने रिकॉर्ड रखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस। अब पहला फंक्शन आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव में करा वही चीज़ इसके अंदर हमने मेंशन करनी है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई। सेकंड पॉइंट आता है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ इसके अंदर हमने बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग की हेल्प से हम हमारी टैक्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अगर अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर मुझे एक बार पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे, तो उसके बेसिस पे मैं अपना टैक्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। सेम वे से लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी मैं फुलफिल कर सकती हूँ। मान लो कल को कोई बंदा मुकर गया, उसने मुझे पैसे देने थे, वो मुकर गया कि नहीं जी ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, तो उस टाइम पे मैं लॉ में जाके, मैं कोर्ट में जाके प्रूव कर सकती हूँ कि ये मेरे पास लिखा हुआ रिकॉर्ड है कि इस टाइम पे इस पर्सन ने मुझे इतना पैसा देना था, उस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी लीगल प्लस टैक्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकती हूँ। कितना GST भरना है, कितना इनकम टैक्स भरना है, सब कुछ मुझे इससे पता लग सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये भी हमने पहले पॉइंट्स में कवर कर लिया है कि जो भी हमारे यूजर्स हैं उस तक हमने हमारी इन्फॉर्मेशन को क्यों पहुंचाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये भी हमने पहले कवर कर लिया है कि प्लान करने में, डिसीजन लेने में और बिजनेस में कंट्रोल लाने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ताकि मैनेजर्स अभी तक का पैटर्न समझ सके और उसको देखकर आगे की प्लानिंग को बना सकें। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। यहाँ पर हमें अकाउंटिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बिजनेस से रिलेटेड, कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, पर एक पर्टिकुलर ईयर के रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सेम पॉइंट आ गया है, प्लानिंग कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, रिप्लेसेस मेमोरी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है 365 डेज की एंट्रीज को याद रखना, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। इससे क्या होता है, मेमोरी रिप्लेस हो रही है, मतलब इतना कुछ याद नहीं रखना पड़ता, हम उसको रिकॉर्ड करी जा रहे हैं। पुरानी ट्रांजेक्शन्स को अगर मान लो 5 साल बाद किसी पुरानी ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ गई तो मैं उसको देख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग मेरे को हेल्प करती है कंपैरिजन करने में। अब मैं कंपैरिजन इंट्रा फॉर्म भी कर सकती हूँ, इंटर फॉर्म भी कर सकती हूँ। इंट्रा फॉर्म का मतलब होता है विद इन द फॉर्म, मतलब इस साल के प्रॉफिट को मैं पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटर फॉर्म, अपनी कंपनी को मैं अपने कॉम्पिटिटर की कंपनी के साथ कंपेयर कर रही हूँ। अगर मेरे पास फिगर्स ही नहीं होंगी, अमाउंट्स ही नहीं होंगी, तो मैं किस बेसिस पे कंपैरिजन करूँगी। अब जैसे हम सब हैं, हमारे को भी कैसे कंपेयर करा जाता है, नंबर्स के बेसिस पे। उसी तरीके से बिजनेस को भी नंबर्स के बेसिस पे ही कंपेयर करा जाता है। बस इतना फ़र्क है कि हमारे केसेस में परसेंटेजेस होती हैं और उनके केस में प्रॉफिट्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी टैक्स है, कितना टैक्स बन रहा है, अगर मैं फुलफिल नहीं करती हूँ तो टैक्स पे टैक्स कितना पड़ेगा, वो सारा मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स लोन। मान लो बिजनेस को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, अब उसे चाहिए लोन। अब वो जाएगा बैंक के पास या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो उसको लोन प्रोवाइड करे। अब कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन कब प्रोवाइड करेगा, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, आपकी कंपनी पॉजिटिव फाइनेंशियल पोजीशन में है, अदरवाइज उन्होंने अपना पैसा थोड़ी डुबवाना है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखेंगे, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 6 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, वो देखेंगे कि आप
एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या कल को आप हमारे पैसे वापस कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस वजह से हमारे जो लोन जब हम लेने जाते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखती है। अगर पॉजिटिव लगा उन्हें सब तभी लोन आपको मिलता है, अदरवाइज लोन आपको मिलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एविडेंस इन कोर्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कल को कोई बंदा मुकर जाता है पैसे देने से तो उस टाइम पर एविडेंस की तरह काम करता है ये अकाउंटिंग। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेल। मान लो मुझे आज अपना बिजनेस बेचना है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मैं अपना बिजनेस, मेरे बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या है, कितने पे मेरा बिजनेस बिकेगा। तो उसके लिए मैं अपने अकाउंट्स चेक करूंगी, मैं देखूंगी कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं देखूंगी मार्केट में मेरी गुडविल कितनी है। गुडविल का मतलब होता है मेरी पोजीशन क्या है, लोग किस नज़र से मेरे बिजनेस को देखते हैं, ठीक है, उनके माइंड में मेरे बिजनेस के लिए क्या परसेप्शन बनी हुई है। तो जब मेरे को बिजनेस सेल करना है तो अकाउंट्स हेल्प करते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने में कि कितना बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उसके बाद 9th पॉइंट आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन डिटरमिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस व्हेन इट बिकम्स इंसॉल्वेंट। इसका मतलब है हमें पता चलता है कि हमने कितना पैसा हमारे क्रेडिटर्स को देना है। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, मतलब अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं किसी को कोई पेमेंट नहीं कर सकती हूँ, जो भी था सब खत्म हो गया है बिजनेस के अंदर। उस केस में अकाउंटिंग हेल्प करता है ये पता करने में कि मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस ने पैसा देना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगी मेरे एसेट्स कितने हैं, क्या उन एसेट्स से सब कुछ फुलफिल हो पा रहा है या नहीं। इस वजह से अकाउंट्स हेल्प करती है इंसॉल्वेंसी के टाइम पर भी। 10th पॉइंट आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब अगर मान लो 3-4 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, उस टाइम पर वो क्या माना जाता है, पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पार्टनरशिप माना जाता है। अब अकाउंटिंग हेल्प करता है ये पता करने में कि प्रॉफिट्स कितने हुए, उन प्रॉफिट्स को अब सारे के सारे पार्टनर्स में किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किसको कितना पैसा मिलेगा, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो और फेयरली सब कुछ हो सके। 11th पॉइंट आता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट हमने पहले कवर कर लिया था। मैनेजर्स को हेल्प करता है प्रॉपर डिसीजन लेने में। अगर मान लो मैं सोच रही हूँ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में, मतलब बढ़ाने के बारे में, उस केस में मैं डिसीजन ले सकती हूँ कि अगर मैं बिजनेस को बढ़ा रही हूँ तो मुझे और कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स में कहाँ कहाँ से और एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो डिसीजन अलग अलग वे में लेने में हेल्प करता है आपको अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लिमिटेशंस। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार अकाउंटेंट्स या सीए क्या करते हैं, अपने जजमेंट्स लगा देते हैं, मतलब अप्रॉक्स वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उस केस में क्या होता है कि हमें प्रॉपर फेयर इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। जैसे एक टॉपिक आता है, आप पढ़ोगे आगे, डेप्रिसिएशन। उसके 2 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने में और दोनों में वैल्यूज अलग आती हैं। तो कोई अकाउंटेंट सिंगल लाइन मेथड यूज करता है, कोई अकाउंटेंट रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करता है, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यूज कभी पता ही नहीं चल पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा जाता है। मान लो मैंने आज एक बिल्डिंग खरीदी जिसकी वैल्यू 5 लाख थी। आज से 1 साल बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर आज के ही दिन, वो उस बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख है, लेकिन मेरे अकाउंट्स क्या शो करेंगे, 5 लाख। तो यहाँ पे डायरेक्ट 15 लाख का डिफरेंस शो होता है, इसलिए हमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे हम कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं हम वो ही अमाउंट लिखते हैं, एक्चुअल में मार्केट वैल्यू क्या चल रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हम यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को लिखेंगे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। वो पर्सन कितना ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है, ठीक है, उसके कारण कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, या मैनेजमेंट में कितना अच्छे से वो काम कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। पर ये चीज़ें भी हमारे बिजनेस को आगे लेके जाती हैं। मान लो कोई एम्प्लॉयज़
सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर हमारी फर्म में, ठीक है, वो डिसऑनेस्टी कर रहा है, वो लॉयल नहीं है हमारी फर्म के साथ, जा जाके हमारे सीक्रेट्स वो मेरी कॉम्पिटिटर फर्म को दे रहा है, तो क्या मेरी कंपनी आगे ग्रो कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ये भी मैटर रखते हैं, पर ये हम इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, हमें वैल्यूज चेंज हुई हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पर जो प्राइस चेंज हुआ है उसका फर्क लिखा नहीं जाता है। जैसे 5 लाख का आज वो बिल्डिंग थी, ठीक है, तो आज उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, आज से अगले साल वो 20 लाख की हो गई, अब उसकी डिमांड कम हो गई, तो ये भी तो इफेक्ट हुआ ना कि कहाँ डिमांड ज़्यादा थी अब कम हो गई है। लेकिन हम इस चीज़ को कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं क्योंकि चीज़ें हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है अकाउंटिंग इज अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। बहुत सारे अकाउंटिंग कैलकुलेशन डिपेंड करती है जजमेंट पे या एस्टिमेट्स पे। जैसे 10th तक भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम उसके आगे अप्रॉक्स लिख देते हैं। अब अप्रॉक्स वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम हमारी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे बता रहे हैं। तो पर्सनल जजमेंट हमेशा सही नहीं होती हैं, वो गलत भी हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल। रोल का फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अगेन प्रीवियसली हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी हमने प्रीवियसली कवर कर लिया। कंपैरेटिव स्टडी, ये भी। एविडेंस इन कोर्ट, ये भी। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ओके, ये प्रोसेस आ गया। तो रोल में भी वही पॉइंट था जो हमने प्रीवियसली कवर कर लिए थे, तो आप उसको ही ध्यान में रख के इसके मीनिंग लिख सकते हो। अब +1 कॉमर्स में होता क्या है, आपके हेडिंग्स सही होने चाहिए, बीच की इन्फॉर्मेशन आप अपनी लिख सकते हो बट मतलब उसका सही होना चाहिए, हेडिंग के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस। प्रोसेस हमने पहले करा था, वो ही है, अब इसकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, प्रीवियस पॉइंट है। रिकॉर्डिंग प्रीवियस पॉइंट है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, सारे ही प्रीवियस पॉइंट्स हैं जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में करे हुए हैं, आप वो ही इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे पास टॉपिक आता है ब्रांचेस। हमारे पास 3 ब्रांचेस आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी के लिए आप इसको एज अ ब्रांच पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप बीकॉम में हो जाओगे तब आपको ये बुक्स होंगी। फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक, सेकेंड ईयर में कॉस्ट की और थर्ड में मैनेजमेंट की। तो अभी हम इसको इतना ब्रीफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से मीनिंग पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और रिपोर्ट्स बनाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। मतलब ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गई। यहाँ पर हमें नॉलेज मिलती है प्रॉफिट से रिलेटेड और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है हम यहाँ पे रिकॉर्ड और कंट्रोल करते हैं कॉस्ट, मतलब जो हमारा खर्चा हो रहा है हमने उससे रिलेटेड काम करना है। यहाँ पर कैसे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, बेसिकली सारा काम हमने कॉस्ट से रिलेटेड करना है कि हमने कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करें, ये देखना है। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मैनेजर्स तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो डिसीजन ले सके, प्लान्स बना सके और कंट्रोल कर सके बिजनेस को। ये असिस्टेंस टू मैनेजमेंट जो हमने करा था इसी में ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक कीपिंग। ये प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक और रेगुलर मैनर में। ये नहीं है कि 2 दिन अकाउंट्स बना लिया फिर हफ्ता छुट्टी मार ली फिर बनाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है, रेगुलर रोज बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। इसके अंदर रिकॉर्डिंग आ जाती है, हमने सेल्स, परचेज, कैश सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने पीछे करा हुआ है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेट करना है हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट आता है अकाउंटेंसी। क्या होता है, अकाउंटेंसी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम रूल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स ये सारा पढ़ते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को कैसे करना है वो सारा का सारा हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। तो जो आपकी बुक है बेसिकली वो अकाउंटेंसी ही है जो आपको सिखाती है क्या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, क्या टेक्निक्स को फॉलो करना है हमने हमारे अकाउंट्स बनाने में।
आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस तरीके की हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड सरप्लस, हमारे बिजनेस में एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कितना ज़्यादा पैसा हमारे पास आया। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी हमने पीछे करा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट ज़्यादा है या लाइबिलिटी ज़्यादा है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है और कितना पैसा बिजनेस में से जा रहा है, वो होता है कैश फ्लो, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग ऑफ कैश इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पे कोई भी बंदा भरोसा कर सके, उसको ये डाउट ना हो कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, आप उस पर ईजिली भरोसा कर सको, उसके अंदर कोई एरर्स ना हो, कोई बायसनेस ना हो, ठीक है, कुछ ऐसी गलती ना हो। नेक्स्ट आता है रेलेवेंस, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो रेलेवेंट हो, सही हो, ताकि डिसीजन लेने में लोगों को काम आ सके। ये हेल्प करती है यूजर्स को पता करने में कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है किसी भी बिजनेस की। थर्ड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर ही बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर यूजर समझ जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हो उन्हें, उनको इतना दिमाग ना लगाना पड़े कि क्या कैश आ रहा है जा रहा है, एक बार वो देखें और उन्हें सब कुछ समझ आ जाए ईजिली। नेक्स्ट आता है कंपेरेबिलिटी, प्रीवियसली हमने करा था, ताकि आप इंटर फर्म और इंट्रा फर्म उसको कंपेयर कर सको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, यूजर्स कौन है। सबसे पहला हमारे पास आता है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर में आते हैं हमारे पास ओनर। ओनर के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता लग सके प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आगे बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए या बिजनेस को वाइंड अप कर देना चाहिए, सारा कुछ ओनर को इसकी हेल्प से पता लग जाता है। अगेन मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस फर्म में कईयों की बुक में एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स एक्सटर्नल में लिखे हुए हैं और कईयों में इंटरनल में लिखे हुए हैं, तो ये आप अपने टीचर से कंसर्न करके इसको चेंज कर सकते हो। सो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए यूज़फुल है इन्फॉर्मेशन, ताकि वो जिस फर्म में काम कर रहे हैं उन्हें पता हो कि उनके फर्म में चल क्या रहा है, ताकि कल को वो बोनस की डिमांड कर सके, इंसेंटिव्स की डिमांड कर सके, सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर सके। आगे आता है एक्सटर्नल यूजर्स। सबसे पहले आते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको पहले बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पॉइंट क्लियर कर दिया था, लोन लेने में हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जो इन बिटवीन आपकी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो अगर आपकी फर्म सही चल रही है तभी लोग आपकी फर्म में आके इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपकी फर्म अच्छी चल ही नहीं रही तो लोग आपकी फर्म में आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो आपको मतलब बिजनेस को उधार पे सामान देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बिजनेस ने रॉ मटेरियल लेने हैं, अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उधार पे किसी और फर्म से सामान ले लेगा, तो वो होंगे हमारे क्रेडिटर्स। लोग आपको उधार पे सामान तभी देंगे जब आप इस पोजीशन में हो कि आप पैसे को वापस कर सको। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, क्योंकि उन्होंने आप पे टैक्स लगाना है, अगेन टैक्सेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए और रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके हमारी इकोनॉमी एक्चुअल में जा किस तरह रही है। जीडीपी पता करना है, ठीक है, इनकम, नेशनल इनकम पता करनी है, तो उसके लिए हर एक फर्म के बारे में पता होना जरूरी होता है। नेक्स्ट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर भी वहीं से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे जो एक वेल रेपुटेटेड कंपनी होती है। आप भी देखो, आप अगर ब्रांड कॉन्शियस हो तो आप भी वहीं से खरीदोगे सामान जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है। इसलिए कंज्यूमर्स के लिए भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। अब एक मेन चीज़ जो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि अकाउंट्स के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग चीज़ें हैं। जब भी आपने अकाउंट्स में डील करना है, खुद को बिजनेस समझ के डील करना है। अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है तो आपको अपने आप को बिजनेस कंसिडर करना है कि आप बिजनेस हो, आपके लिए एसेट और लायबिलिटी क्या है, ठीक है। सो यही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।